हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर का 12वां वीडियो है और ये सीरीज लगातार चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली मैं ये पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और वो सभी क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर से आधारित क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी मेरी सीरीज से जुड़ पाएं। लगातार मेरी सीरीज को देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन प्रेस करने के बाद में आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। राज्य में, जो कि है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राज्य में महापौर का जो पद है, उप महापौर का पद कब समाप्त कर दिया गया? वर्ष 1990 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1999 या फिर वर्ष 2005 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1999। 99 में ये उप महापौर का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। 1994 में नगर पालिका के पहले चुनाव हुए थे। देन उसके बाद में, क्योंकि इसमें जो 74वां संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा, 74वें संशोधन के बाद में वो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। देन उसके बाद में पहली बार नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए थे 1994 में। तो पहली बार उप महापौर नियुक्त किया गया था। देन उसके बाद में ये महापौर का पद अगली जो नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें समाप्त कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ग्राम स्वराज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, हमें वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना, कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन आ गया, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या फिर जितना गिरना है या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा, ये पानी का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बर्फ है, ठीक है ना, उसका जो द्रव्यमान है वो उसी के अनुकूल हो जाएगा और उसी के अनुसार ही उसका वजन रहता है, जितना कि उसमें वाटर फ्लो। अगर वो तैर रहा है तो उसका लेवल उतना ही ऊपर रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर वो पिघल गया तो भी उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, जब एक पत्थर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है, इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदलेगा? क्योंकि जो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है चांद पर, वो पृथ्वी का 1/6 है। 1/6 वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वहां पे जो वजन है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है। जैसे ही वो वहां का जो पत्थर है अगर चांद पर लाया जाएगा तो 1/6 से मतलब 6 गुना उसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस कारण से उसका भार जरूर बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनॉन या अमोनिया? तो इसका सही उत्तर है हीलियम। जो हीलियम है उसको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स किया जाता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग करने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन का, निक का, शीशे का? टिन, शीशे की एक मिश्र धातु का? तो इसका सही उत्तर क्या है?
तो डी इसका सही आंसर है, यानी कि दोनों टिन और सीसा इन दोनों की एक मिश्र धातु होती है, उसका फ्यूज वायर बना होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून को जमने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के से ही खून जमता है और यही उसका एक आवश्यक विटामिन है, जिससे कि ये खूबी खून में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? निक्टोटिंग पर्दा, कर्णपालिका की कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जो सामने वाले चपटे दांत हैं, ठीक है ना, वो अवशेषी अंग में नहीं आते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको याद करना है अपने को। अगला क्वेश्चन आ गया, शर्कराओं में सबसे मीठी क्या होती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज? तो सबसे मीठा जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। इन सभी के मुकाबले सबसे ज्यादा मिठास फ्रक्टोज में होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण या फिर जड़? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? तो वो है पर्ण, यानी कि पत्तियां। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि फूल के रूप में दिखता है। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, काला अशोक, कनिष्क या फिर आजाद शत्रु? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना, और ये हुई थी प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में ये बौद्ध संगति की गई थी। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कनिष्क के काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इस बौद्ध संगति यानी कि ये परिषद थी, एक प्रकार की एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के लिए, और उसकी जो प्रेसिडेंशियलशिप की थी, जो अध्यक्षता की थी, वो की थी वसुमित्र ने। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। वसुमित्र इनके इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अश्वघोष। अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है ना, इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और ये कश्मीर में कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और यही वो आखिरी बौद्ध संगति थी जिसमें कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है ना, दो संप्रदायों में, ये बोल सकते हैं अपन, दो संप्रदायों में ये डिवाइड हो गया था। कौन कौन से? एक तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और दूसरा जो संप्रदाय था वो महायान था। ठीक है ना, इस संगति में ही ये दो संप्रदायों में इसको ये विभाजित हो गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको आपको याद करना है बिल्कुल। आखिरी संगति में ही ये दो संप्रदायों में बटा था बौद्ध धर्म। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही, और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट, और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ।
तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहाँ पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? बताइए। प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी या फिर राजा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा। राजा के लिए मन्नन का जो उपयोग शब्द है वो उपयुक्त होता था, ठीक है ना। कौन, को एवं मन्नन, कौन, को एवं मन्नन ये शब्द राजा के लिए उपयुक्त किए जाते थे। और इसके अलावा और भी शब्द थे जो कि संगमकालीन में साहित्य में ये शब्द उपयुक्त होते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो वेदन, ठीक है ना, वेदन के नाम से भी पुकारते थे। साथ में कौशवन, कौशवन के नाम से भी पुकारा जाता था। और इरेवन, इरेवन के नाम से भी इनको पुकारा करते थे, ठीक है। तो ये साहित्यिक नाम थे राजा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपट्टम? तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय का एक बंदरगाह है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो इसकी जो जगह है वो है अहमदाबाद के पास में है। अहमदाबाद जिले में जो भोगवा नदी है, भोगवा नदी के किनारे ये बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, गुप्त सम्राट जिसने कि हुणों को पराजित किया था वो कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? तो इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त ने ही हुणों को पराजित किया था। ठीक है, और ये जो इसके बारे में जानकारी जो मिलती है ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें मलेच्छ, ठीक है ना, ये जरूर याद होना चाहिए, मलेच्छ के रूप में यह अभिलेख है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था और उनको खदेड़कर वापस भगा दिया था। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और ये जो गुप्त सम्राट तो मैं बता ही दिया, गुप्त वंश के थे, ये गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र देव उस समय देवगिरी का शासक था। और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने 1296 में यहाँ पर आक्रमण किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ये उसमें थे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, यानी कि उनके अधीन होकर इन्होंने राज्य स्वीकार किया था। इस कारण से, और उसमें इनको हर सालाना इनको कर का भुगतान करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनके जो पुत्र थे शंकर देव, जिसको सिंहन देव बोलते थे, ठीक है ना, शंकर देव ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। उसके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के साथ में, मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, नायब था, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और बहुत बुरी तरीके से लूटपाट की थी देवगिरी में। तो उससे भयभीत होकर रामचंद्र देव ने अपने हथियार डाल दिए थे। देन उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को बहुत ही ज्यादा रहमत की और उसको छोड़ दिया था। साथ ही साथ में आखिर में जाके रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? ये एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? तो इसका सही आंसर है एक खैराती अस्पताल था, एक हॉस्पिटल था ये, जो कि फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। ये तुगलक वंश, ध्यान रखना, तुगलक वंश से है ये, ठीक है ना, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है ना, तुगलक, ठीक है ना। और तुगलक वंश से पहले कौन थे? तुगलक से पहले थे खिलजी, फिर आए सैयद, ठीक है ना, फिर आए लोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अभिनव भारत का संबंध किससे है? वीडी सावरकर से, सीआर दास से, बीजी तिलक से या फिर एससी बोस से? तो इसका सही उत्तर है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत की शुरुआत की थी और एक नया संगठन बनाया था। कब बनाया था इन्होंने ये संगठन? ये बनाया था 1904 में। और इनके साथ में इनके भाई भी थे, कौन? गणेश सावरकर, ठीक है ना। इन दोनों का नाम इस अभिनव भारत से जुड़ा जाता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत की थी। और इससे पहले इन्होंने एक और कार्य किया था 1899 में, गणपति उत्सव के दौरान मित्र मेले की शुरुआत की थी, ठीक है ना, मित्र मेले की शुरुआत भी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? मुंबई, लखनऊ, त्रिपुरा या फिर वर्धा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंबई, ठीक है ना, जिसको कि पहले बम्बई बोलते थे और अभी इसका नाम मुंबई हो गया है। तो वहीं पर ये कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्रिप्स जो मिशन था उसकी विफलता के बाद रखा था, वो भी 1942 में विफल हुआ था, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये उस समय का सबसे आखिरी आंदोलन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ
शुरू किया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, जो कि 14 जुलाई को इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। अति सघन वन यानी कि एकदम घना वन कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर टोटल जो देश का है, देश के भूभाग का 20.6% जो हिस्सा है उसमें वन पाया जाता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक वन पाया जाता है तो वो पाया जाता है किसमें? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आता है और नंबर 2 पर सेकंड। लेकिन अति सघन वनों की अगर कैटेगरी में देखा जाए, बहुत घने जंगल, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोककर रख सकती है? जलोढ़ मृदा, काली, लाल या फिर लेटराइट। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है काली। जो काली मिट्टी होती है, यही एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको कि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है ना, अगर ये गीली हो जाती है तो ये चिकनी हो जाती है, और एक बार गीली होने के बाद में इसमें पानी काफी समय तक रुका रहता है। तो इस कारण से इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। एक बार पानी डाल देते हैं, फिर उसके बाद में इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर ये सबसे अधिक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का पठार है, ठीक है ना, वहां पर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुलई नदी परियोजना स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना है और ये सुलई नदी पर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुलई नदी परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश की जो सुलई नदी है उस पर ये परियोजना संचालित की जा रही है, और ये एक हाइड्रोलिक पावर जो परियोजना है वो इसमें संचालित की जा रही है। मतलब हाइड्रोलिक पावर यानी कि पानी से बिजली उत्पन्न करने की जो परियोजना है वो इस पर क्रियान्वित है। अगला क्वेश्चन आ गया, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? यूपी में, असम में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में है ये जंगली गधों का अभ्यारण्य, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है ना, जो गुजरात का जो कच्छ का रण है, ठीक है ना, वहीं पे पाए जाते हैं ये जंगली गधे, और वही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कच्छ का रण। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1972 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि ये कच्छ के रण में है। ठीक है ना, कच्छ का जो रण है वहां पर है ये, और वहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आ गया, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्री दूरी, शिमला की बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण इसमें ये जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जो अमृतसर है वो थोड़ा सा नीचे है, और हाई स्टिल पर है शिमला। ठीक है ना, तो हाई हिल पर शिमला है, इस कारण से यहाँ पर जलवायु और अमृतसर, ठीक है ना, दोनों में भिन्नता मिलती है। ठीक है, इस कारण से। क्लियर हो गया? चलिए, अक्षांश एक ही है लेकिन दोनों की जो जियोग्राफिकल, ठीक है ना, भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग है। ये समतल में है और ये ऊपर पहाड़ी पर है, इस कारण से यहाँ पर पूरी की पूरी जलवायु में भिन्नता मिलती है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गतिशील अपतटीय तेल खनन प्लेटफॉर्म या फिर जलयान है? सागर कन्या, सागर माता, सागर सम्राट या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है सागर सम्राट। यही जो जलयान है जो कि प्रथम गतिशील अपतटीय तेल खनन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, या फिर जलयान है। अगला क्वेश्चन आ गया, फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? चीन की, कोरिया की, जापान की या फिर
स्विट्जरलैंड की। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, डी। ठीक है ना, ये यहाँ की एक स्थानीय यानी कि लोकल जो फ्लो है पवन का, उसको बोलते हैं फॉन। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, यानी कि सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो ए इसका सही उत्तर रहेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन सबसे अधिक, ठीक है ना, विश्व में सबसे ज्यादा वनों का आवरण है वो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का आवरण है, सबसे अधिक पाए जाते हैं पूरे क्षेत्र में, अगर इसका एक रेशो निकाला जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप में लोहे के उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका सही आंसर है द्वितीय। ठीक है ना, अगर पूरे यूरोप में देखा जाए तो यूरोप की जितनी कंट्री है उसमें फ्रांस का लोह के उत्पादन में सेकंड नंबर लगता है। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 बड़े क्षेत्र हैं यहाँ पे कि लोहा निकाला जाता है। ठीक है ना, वो तीनों क्षेत्र कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है लॉरेन है, ठीक है ना, दूसरा है नॉर्मडी, ठीक है ना, नॉर्मडी है, और तीसरा जो है वो है पिरनाज। ये 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे कि लोहे की अधिकता पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक, अगर पूरे फ्रांस में लोहा कहीं पाया जाता है तो सबसे अधिक वाला क्षेत्र है वो है लॉरेन। यहाँ पे कि 95% लोहा संचित है, यानी कि सबसे अधिक बड़ी भंडारण लॉरेन में है, यहाँ से कि उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहीं से पूरा 95% लोहे का उत्खनन होता है, लोहा निकाला जाता है, उत्पादन होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? कैमरून से, कोस्टारिका, केनिया या वेनेजुएला से? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है, इस ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा केनिया से होकर गुजरती है। केनिया के अलावा और भी कंट्री है यहाँ से ये होकर गुजरती है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, कोलंबिया, तो इन सभी देशों से ये होकर भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, ठीक है ना, और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, जो कि जीरो अक्षांश बोलते हैं, यानी कि जीरो, यहाँ से कि अक्षांश की शुरुआत होती है। ठीक है ना, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं उसको। ठीक है, और इसको शून्य अक्षांश बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बने तो बिल्कुल बताइएगा, शून्य अक्षांश वाली रेखा कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो इस रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, याद रखना, सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है ये विषुवत रेखा, इक्वेटर वाला। तो आपने देखा होगा केनिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ या कोलंबिया हुआ, यहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो रंग होता है वो किस तरीके से पूरा काला होता है, वो इसी कारण से क्योंकि सबसे अधिक गर्मी झेलने वाले ये क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया इस वीडियो का, और ये आखिरी क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 30 क्वेश्चन ही मैं एक वीडियो में लेकर आता हूँ। तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, छोटा खगोलीय पिंड जिसे बोलते हैं, वो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बुध और शुक्र के बीच में पाए जाते हैं, या फिर मंगल बृहस्पति, या बृहस्पति शनि, या फिर वरुण और शनि के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बी है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। इन्हीं क्षेत्र में सबसे अधिक एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं और यहीं पर पूरा घूमते हैं, और ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है सेरेस। सेरेस नाम रखा गया है, ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। ठीक है ना, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। लगातार देखते रहें मेरा चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 की नई सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, इसको देखने के लिए लगातार मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे जितने भी वीडियोज मैं बना रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन मिलेंगे, और लगातार आप
मेरी एमपीपीएससी 2020 की सीरीज से जुड़ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।